हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और बाढ़ के कारण जो त्रासदी हम झेल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भले ही विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष की भूमिका को एक स्थान पर रख करके पूरे प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने के मन के साथ काम कर रही है। यह त्रासदी का दौर बहुत भयानक रहा है और अभी भी ये दौर इतना लंबा चलने के बाद भी पूर्ण रूप से थम जाएगा, ऐसी संभावना भी नहीं लग रही है। सब लोग चिंतित हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्थानों में जा करके व्यक्तिगत रूप से देख करके आया हूँ। सिर्फ चंबा जिला को छोड़ करके और भी कुछ जगह जाना नहीं हो पाया, लेकिन मैं अधिकांश जगह में जा करके आया। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि पिछले 100 सालों में इस प्रकार की त्रासदी का दौर उन्होंने भी जीवन में नहीं देखा। अभी मैं इस पत्रकार वार्ता में आने से पहले जो हमारे सीनियर सिटीजन शहर के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनमें से कुछ लोग तो 90 के करीब हैं, 88 हैं, 87 हैं, और उनने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने अपने जीवन में तो इस तरह की त्रासदी तो देखी ही नहीं, लेकिन अपने बुजुर्गों से भी नहीं सुना। स्वाभाविक रूप से ये बहुत एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लगभग 335 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिनकी जान चली गई। कुछ स्थानों में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जो दिल को दहलाने वाली हैं। परिवार का पूरा जो इस बाढ़ और इस बरसात के कारण इस दुनिया से वो चले गए, कितना नुकसान हुआ है। एक परिवार के 7 लोग, एक परिवार के 5 लोग, एक परिवार के 6 लोग। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं उन सभी परिवारों के प्रति, और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सरकार के माध्यम से जो राहत कार्य चल रहा है, उसके संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है, उसमें गति लाने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातों का जिक्र इन दिनों में हो रहा है। मुझे कई लोग कई तरह की बातें राजनीतिक दृष्टि से भी कहते हैं, लेकिन हमने अपनी ओर से प्रयत्न किया है, प्रयास किया है
कि लोगों के बीच में जाकर के उनके दुख को साझा कर सकें। और हमने ये प्रयास किया है, जब प्रदेश में हम सत्ता में नहीं हैं, केंद्र में हम सत्ता में, हम केंद्र से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश के लिए ला सकें। और इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में कभी भी प्रदेश में विपक्ष के नेता दिल्ली जाकर के केंद्रीय मंत्रियों से 3 बार मदद लेने के लिए पहुंचे। मैं गृह मंत्री से मिला, मैं रक्षा मंत्री जी से मिला, मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मिला, मैं केंद्रीय मंत्री भूतल परिवहन श्री नितिन गडकरी जी से मिला। और ऐसा नहीं कि मिला ही, उनसे जो प्रदेश के लिए जो मदद के लिए जितना भी कहा जा सकता था, किया जा सकता था, उसके लिए भी आग्रह किया और मदद पहुंची। गृह मंत्री ने 364 करोड़ रुपए शुरू में भेजे 2 किस्तों में, उसके बाद तीसरी किस्त 190 करोड़ रुपए की और भेजी। हिमाचल प्रदेश में सीआरएफ के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का ऐलान गडकरी जी करके गए। हिमाचल प्रदेश में सर्वे करने के बाद, आकलन करने के बाद जब वो दिल्ली गए, सीआरएफ का पैसा हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जितनी रिक्वायरमेंट रही, जितनी स्टेट की ओर से मांगा गया, बोला गया, वो उपलब्ध करवाने में हम सब लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, आर्मी के हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करके रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावी ढंग से हो सके, जिंदगी एक एक कीमती है उसको बचाया जा सके, उसके लिए प्रयत्न हुए। आर्मी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। अभी हाल ही में पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया था, उस पानी को छोड़ने के पश्चात जो वहाँ लगभग 20 किलोमीटर का दायरा जहाँ पानी भर गया था, जलमग्न हो गया था, इंदौरा का इलाका, वहाँ लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए काम हुआ। लेकिन स्थिति बहुत चिंताजनक है। कल मैं सरका घाट गया था और सरका घाट में जाकर के जब हम देख रहे थे, गांव के गांव चले गए, बसा हुआ गांव आज वहां पर उसका नामो निशान नहीं रह गया। और एक विचित्र परिस्थिति देखी, लैंडस्लाइड ऊपर से आता, मकान उसमें बह जाता, वो तो देखा ही देखा। लेकिन सरका घाट के इलाके में एक और चीज देखने को मिली जो बहुत हैरान करने वाली थी कि मकान बना है, समतल जगह है, लेकिन मकान की एक मंजिल मिट्टी के अंदर चला गई। मकान ही धंस गई, मिट्टी ही धंस गई नीचे से। जो शिविर है जहां पर लोगों को रखा गया है, पटड़ी घाट और दूसरा वो स्कूल का झुके, हाँ, कलखर के पास, मैं दोनों जगह गया और मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी इस बात के लिए आग्रह किया, ये उचित नहीं है कि एक स्कूल के कमरे में 30-30, 40-40 लोग सोए, पंखा चल नहीं रहा है, और इस बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में। और पटड़ी घाट में जहां मैं कल था, शाम को हमने खाना भी उनके साथ खाया। जितने लोग वहां पर थे, लगभग 80% से ज्यादा लोग जो है आई फ्लू से ग्रसित हो गए।
छोटे छोटे बच्चे, 90 साल के, 93 साल के बुजुर्ग, किस प्रकार की परिस्थिति में वो वहां पर आज की तारीख में है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया है कि थोड़ी उनकी विशेष चिंता की जाए, पंखे चलाए जाए और एक कमरे में 4-5-7 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अधिकांश लोग उसमें से कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उनने डॉक्टर की टीम भेज करके वहां पर सुनिश्चित किया है कि सबका हेल्थ चेक किया जाएगा। एक 12 साल की बेटी वहां पर पिछले कल जो दृश्य देखने लायक नहीं था, इतना डिप्रेशन में चले गई कि वो अनकॉन्शियस हो गई और जब होश में आने लगी तो रोने की मतलब कोई समझ नहीं आ रहा था, रोए जा रही थी और उसका छोटा भाई उसको गले में पकड़ करके उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हमने रात को उनको वहाँ से गाड़ी में, निजी गाड़ी में, पार्टी के किसी साथी की गाड़ी में नेत्रक मेडिकल कॉलेज के लिए उनको भेजा। घटना चाहे वो शिमला के शिवबावड़ी की है, चाहे वो कृष्णा नगर की है और चाहे पांवटा साहब की है, चाहे वो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जहां 7 लोग एक ही परिवार के लोग जो है वो शेगड़ी पंचायत के अंतर्गत उनकी जिंदगी चले गए। और उसी तरह से बल विधानसभा क्षेत्र में तो हैरान इस बात को लेकर के हुआ मैं जब वहाँ पंचायत में हम जहाँ जिस इलाके में भड़ियाल का इलाका और दूसरी पंचायत है जो नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है चुना, 7 फीट 6 फीट रेत जो है वो घर के आंगन में है, घर के अंदर है। आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये परिस्थिति बहुत अलग तरह की है। अब मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए। अभी तक जो भी हम कर रहे हैं, यानी कि प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वो नुकसान के बाद का काम। किसी के घर टूट गया, कोई आदमी दब गया, उस दृष्टि से राहत कार्य करने की कोशिश कर रही है। अब मुझे लगता है कि इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम सावधानी की दृष्टि से, तुरंत सावधानी की दृष्टि से और जिंदगी को बचाया जा सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात उसमें तो ये कि जहां भी ये परिस्थिति बनी है, एक बार जहां पानी प्रवेश कर गया, एक बार वहां पर बाढ़ आ गई, इसका मतलब उसने रास्ता अपना ढूंढ लिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर बारिश होगी तो फिर से वहां पर वो स्थिति पैदा हो सकती है। उन लोगों को चिन्हित करके इवैक्यूएट करना चाहिए, जो प्लान प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहा है। ये अप्रत्याशित परिस्थिति है जिसके लिए मुझे लगता है कि इन चीजों को सोचना चाहिए। और जो गांव ऐसे हैं जहां जिन गांव में दरारें आ गई, तो उन गांव को भी इवैक्यूएट करना चाहिए। जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वो गांव रहने के लायक रहेंगे, वो घर रहने लायक रहेंगे, तो ही उस सूरत में वापस भेजना चाहिए। उस दृष्टि से प्रयत्न नहीं हो पा रहे। और जिस प्रकार से हम शिमला के कृष्णा नगर में गए, वहां पर कुछ वहां के लोगों ने रो रो करके इस बात को कहा कि 10 बार हमने बोला कि ये जो पेड़ टेढ़ा हो गया है, ये पेड़ गिरने वाला है, ये पेड़ गिरेगा तो ये तबाही कर देगा, नीचे के सारे मकान उसके नीचे चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने उस पर कदम नहीं उठाया। और आज भी वो लोग कहते हैं अगर वो पेड़ काट दिया होता तो वो जिंदगियां वहां जो चले गई कृष्णा नगर में, उन जिंदगी को बचाया जा सकता था, उन घरों को बचाया जा सकता था।
आज अगर हम शिमला के शहर में अंदर देखें कि 20 जगह वहां पर पेड़ गिरे हैं, हम गिरने के बाद उनको काट रहे हैं, लेकिन मालूम पड़ रहा था कि ये पेड़ गिर सकता है, किसी के घर पर गिरेगा तो घर को नुकसान होगा, गाड़ी पर गिरेगा तो गाड़ी को नुकसान होगा, और किसी आदमी के ऊपर गिरा तो आदमी की जिंदगी को नुकसान होगा। लेकिन ये प्रिकॉशंस पे जो जितना फोकस होकर के काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम विपक्ष में हैं, हम ऐसी इस त्रासदी में हम सरकार को सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भी जिम्मेवारी समझते हैं अपनी कि कम से कम हमारा दायित्व तो बनता है कि जहां त्रुटि है उस त्रुटि को ठीक करने का रास्ता क्या है उसमें अपनी बात कहें। हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से बार बार आ रहा है, एक विषय बार बार आ रहा है कि विपक्ष के नेताओं को बोलना नहीं चाहिए। ठीक बात बोलना, मैं समझता हूं कि जो परिस्थिति किसी तरह की भी है, लेकिन ठीक बात बोलना तो जरूरी है। हमने जो भी बात कही है वो जनहित में कही है, और हमारे लिए आने वाले समय के लिए चिंता का विषय ये बना है कि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और टूरिज्म इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश में क्या होगा ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज जो तस्वीर पूरे हिमाचल प्रदेश की पूरी दुनिया के मानचित्र पर जिस प्रकार से इस त्रासदी के बाद उभर करके आई है, उसे मिटाने में वक्त लगेगा। हमारे 4 लेन, हमारे नेशनल हाईवेज अभी तक खुले नहीं है, बंद पड़े हैं। अभी हम पंडोह तक गए, जो भयानक परिस्थिति है हम देख रहे थे रास्ते में, अभी उसमें बहुत वक्त। दूसरी हमारे लिए चिंता का विषय है कि सेब की फसल तैयार, उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम जो करना है वो संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि सड़कें टूटी हुई है। मैं अपने क्षेत्र में जाना चाह रहा था, अभी तक वो भी अवरुद्ध है। अधिकांश इलाके में हमारा जो है जो नेटवर्क जो है हमारा कम्युनिकेशन का वो डिस्टर्ब हुआ पड़ रहा है। वाटर सप्लाई प्रभावित हुई है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पावर सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई पड़ी है। आज भी हम पंडोह जा रहे थे तो रास्ते में बोल रहे थे कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैं मानता हूं उस बात को लेकर के सरकार प्रयत्न कर रही होगी, लेकिन ये परिस्थिति में, इस परिस्थिति में नॉर्मल कोर्स में आप जिस तरह से काम करते हैं कि वो नहीं है। ये आपको इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे हमने कोविड के दौरान मैन पावर को बढ़ाया था, एक लाइनमैन कितनी देर लाइन ठीक कर पाएगा? संभव नहीं है। एक फीटर कितनी देर वाटर सप्लाई की स्कीम को ठीक कर पाएगा? ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तुरंत सारी चीजों को ठीक करने के लिए जो मैन पावर को फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी जो है वो उसको बढ़ाने के लिए जो काम करने की जरूरत है वो होना चाहिए। इसलिए ये सारे विषय चिंता के बने हुए हैं आज की तारीख में, और मैं यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष की भूमिका या पक्ष की भूमिका को हम सब लोगों ने एक जगह रख करके हमने प्रयत्न किया है हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान एक दूसरे को मदद कैसे कर सकते हैं, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हम केंद्र से कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त हमारी पार्टी के सब साथी उस काम में जुटे हैं, सभी विधायक जुटे हैं, जनप्रतिनिधि जुटे हैं और उसके सब पदाधिकारी भी जुटे हुए हैं। लेकिन इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीति इस सारे से हट करके होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से बार बार वही
कि हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया। आप अपनी मांग रखिए, केंद्र के समक्ष रखिए, प्रभावी ढंग से रखिए, लेकिन कम से कम इतना तो मत कहिए कि कुछ नहीं मिला। आप इस बात को रखिए कि और ज्यादा जरूरत है, हमें और मदद चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत कहिए कि कुछ नहीं मिला। दूसरी एक बात मैं जरूर और कहना चाहूंगा, उसमें मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक नोटिफिकेशन उन्होंने की, और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि 7 से 15 जुलाई तक के बीच में जो घटना घटित हुए, उनका रिलीफ मैनुअल में रिलीफ देने का प्रोविजन जो है वो अलग तरह का होगा, उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये उचित नहीं है। किसी का घर चला गया, घर आज गया या पहले गया, घर तो घर ही है, एक घर था वो चला गया, तो उसके लिए प्रोविजन उस तरह से ही होने चाहिए। किसी आदमी की अगर जिंदगी चले गई, जिंदगी आज गई या उससे पहले गई, उस नोटिफिकेशन से पहले के दौर में गई, लेकिन उसको राहत उसी रूप में मिलनी चाहिए जिस प्रकार से दी जाती है। एक बराबर करना चाहिए, एक समान करना चाहिए। इसलिए विशेष तौर से मैं आज के इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह कहूंगा कि विपक्ष की ओर से पूरा सहयोग है, लेकिन जिस प्रकार से एक प्रचार लगातार करने की कोशिशें हो रही हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं। विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष उसमें ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। और आज हम मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी यहाँ सुबह से पंडोल तक जहाँ रास्ता आगे अवरुद्ध पड़ा है डैम से आगे, वहाँ तक हम गए थे। आगे तो रास्ता उसके बाद बंद है। हम देख रहे हैं कि भयानक परिस्थिति है, भयानक जिसको कह सकते हैं, जो क्षति हुई है। मैं यही कहूँगा इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि क्षति पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है, हर जगह हुई है। और जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं मंच पर, वहां से जाते जाते घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए दीजिए, इनको 1 लाख रुपए दीजिए, लेकिन प्रशासन की ओर से 15,000 रुपए या 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी अगर 1 लाख कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपए फिर मिलना भी चाहिए। यह अधिकांश जगह, और अधिकांश जगह जहां भी हम गए हैं, हमने इस चीज को देखा है कि सही मायने में जो राहत नीचे तक पहुंचनी चाहिए थी, पात्र व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए थी, अभी तक बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर वो राहत नहीं पहुंची है। इस पर फोकस करना चाहिए और जिंदगियों को और नुकसान होने से बचाया जाए, उसके लिए यही तरीका है। जहां भी संभावना थोड़ी सी भी लग रही है कि यहाँ इस गांव में थोड़ी सी बारिश होने के बाद फिर से लैंडस्लाइड हो सकता है, इस मकान को दरारें आ गई है, खतरा है, और तुरंत उन सारी चीज़ों को, उन गांव को, उन घरों को इवैक्यूएट करना चाहिए, खाली करना चाहिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उनके लिए इंतजाम उचित करना चाहिए। हमने कोविड के दौरान हजारों की संख्या में क्वारंटाइन भी किया और उचित स्थानों पर रखने का प्रावधान भी किया। वो पूरे विश्व की एक इस तरह की आपदा थी, और ये आपदा हमारे प्रदेश से संबंधित है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो लोग इवैक्यूएट किए हैं उनको ऐसी स्थिति में हम रखें जहां पर वो और ज़्यादा बीमार हो जाएं। एक तो बहुत ज़्यादा इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं वो, और वहाँ पर अगर उचित वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो अस्वस्थ हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा। मित्रों, परिस्थिति ये अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की ओर से सभी विधायकों से हमने आग्रह किया है
और सभी विधायकों ने अपने एक एक महीने की सैलरी देने का निर्णय किया है। कुछ के चेक आ गए, कुछ के चेक अभी हमको वापस आने, बहुत जल्दी वो भी हम प्रदेश सरकार को देंगे। और इसमें मेरा ये भी इस बात के लिए भी ज़रूर आग्रह है, समाज में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, आगे आएँ और ऐसे संकट की घड़ी में लोगों की मदद करें। मैं अपील करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से, क्योंकि लोग घर एक कपड़े में, जो कपड़े तन में पहने हैं, उसी हालात में वो कपड़े पहन करके जो है वो वहाँ पर घर से बाहर निकले हैं, वहाँ जहाँ वो ठहरने का इनको अरेंजमेंट किया गया है। इस दृष्टि से उस सारी चीज़ के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ हम सब लोग सहयोग के लिए आगे बढ़े, यही मुझे कहना है। थैंक यू। एक इसमें विशेष तौर से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो जिन लोगों के घर चले गए और घर के बाद जमीन भी चली गई, और जो हालात वहां के बने हैं, वहां उस सूरत में वहां पर ना घर बन सकता है ना जमीन बन सकती है। ऐसी स्थिति में अलग से पॉलिसी ला करके कोई प्रावधान इस प्रकार से किया जाए ताकि ऐसे लोगों को हम रिहेबिलिटेट करें, अलग सुरक्षित स्थान पर उनके घर बनाने की व्यवस्था हो सके। उस दृष्टि से भी कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे तो सिर्फ इतनी बात कहनी थी। बाकी आपको दो घटना हुई है, 2 दिन में एक तो आपने FIR कराई, वहाँ आपको बदतमीजी की एक नेता ने, और दूसरा कल बल में MLA के खिलाफ FIR। कैसे इस वक्त जो जनता के स्नेह में इस तरह की जो घटना हो रही है, इससे देखिए, मुझे लगता है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं ये। मुझे उसमें कोई ऐसे कोई मेरे साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन उसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। उस व्यक्ति के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि सड़क में अगर जनप्रतिनिधि खड़ा है बेवजह उसको गाली देना शुरू करें। और क्या किया है, आपको पता नहीं कहाँ से ऐसी खबरें मिलती हैं। हकीकत यह है, 4 बार वो इस तरफ आया, सामने खड़ा हुआ, इस तरफ आया, और गाड़ियां वहां पर रुकी पड़ी हुई थी। गाड़ियां वहां पर जब खड़ी थी, पुलिस के SHO के साथ में ही थे, वहां पर गाली देता रहा। हमने शीशा बंद करके रखा, हमने कोई बात नहीं सुनी। और उसके पश्चात किसी की गाड़ी से वो मोबाइल लेकर के आया और मोबाइल से वीडियो बनाने, शायद उससे ऑपरेट हुआ नहीं हुआ, मालूम नहीं क्या हुआ उसमें, लेकिन जब वो वीडियो बनाने लगा, उसका कोई मतलब नहीं, किसी की सहमति के बिना आप किसी का वीडियो बनाएं और उसका कोई औचित्य बनता है? किसको ये अधिकार है? और जब हमारे PSO ने पूछा उनको कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो गाली गलौज फिर शुरू हो गया। उनने कुछ नहीं किया, मोबाइल भी लिया उससे, पुलिस थाने में उसको जमा किया और उनको आदरपूर्वक अपनी गाड़ी में बिठा करके थाने तक ले गए। इतना किया है। न मेरे श्राप की ओर से हुई, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों के हौसले हिम्मत इस कदर होने लगे हैं कि जो कानून को भी नहीं मानते हैं, और उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि यही रही है जहाँ भी रहा है वो, और जिस प्रकार की सारी चीज़ों, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना किसी से भी मालूम कर लो। बाकी जहाँ तो दूसरी घटना का जिक्र किया है, उसके बारे में एक क्षणिक, जिसको कह सकते हैं कि विधायक को गुस्सा था कि 12 तारीख के बाद लोग जो है उस आपदा के बाद राहत के लिए वहाँ पर आग्रह कर रहे हैं। उनको राहत की दृष्टि से वहाँ पर अभी तक वो तरपाल तक नहीं मिल पाया, टेंट नहीं मिल पाया, तो ये कम से कम ये तो दो। और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो देने की आवश्यकता नहीं है। Sir, state government is demanding to declare Himachal national calamity.
देखो, मांग करने का अधिकार से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर पिछले कल उन्होंने जो है वो प्रदेश में जो आपदा का जो है वो घोषणा की है, जो कैबिनेट में फटाफट वो आइटम, एडिशनल आइटम ला करके, सप्लीमेंट्री आइटम ला करके उन्होंने वो किया है। लेकिन जब मैंने मालूम किया है कि उसमें उसके अंतर्गत अगर उन्होंने प्रदेश में इसको आपदा के रूप में पूरे प्रदेश के लिए घोषित किया है, प्रादेशिक आपदा, तो उसमें प्रोविज़न क्या किया? क्या उनने राहत मैनुअल में जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए मुआवजा बढ़ाया? क्या उनके लिए उनने कुछ प्रावधान किया? जिनका घर चला गया उनके लिए घर बनाने के लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया? क्या उन लोगों के जिनके बगीचे चले गए उन लोगों के लिए कुछ जो है वो एग्रीकल्चर के इसमें, हॉर्टिकल्चर के इसमें जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए कुछ प्रोविज़न और एडिशन किए? देखिए, खबर के लिए खबर बनाना ये मुझे लगता है कि आज का वक्त नहीं है, और सरकार में यही किया जा रहा है। मैं कल सरका घाट था, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए, सिर्फ एक जगह विजिट किए और इसके बाद फिर वो अपने किसी उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ कैंडिडेट थे उनके घर में गए। उनके भी वहाँ पर दुखद घटना घटित हुई थी परिवार में, तो वहाँ गए। इसके अलावा वहाँ और जगह जहाँ भी नुकसान हुआ था एक भी जगह नहीं गए, बाकी सब के वहाँ से लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर भी वो मिले नहीं। हम पैदल चल करके गाँव वहाँ पर जा कर के सरके घाट में बारिश में भी लोगों को मिल करके आए। नहीं, देखिए, मांग करने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद इसको स्वीकार करना, इस मांग को स्वीकार करना, ये केंद्र सरकार के प्रीव्यू में है। केंद्र सरकार इस पर अपने आप सारे विषय को लेकर के विचार करेगी, लेकिन मांग करने से हम रोक नहीं सकते हैं। हमने मांग की है।